Hello students, welcome to this session. In this session we'll discuss about your lesson, that is fourth lesson, enhancement in food production. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ये अप्लाइड बायोलॉजी का जो पार्ट आता है उसमें आता है. ठीक है, कि जो कुछ भी आप थियोरी सीखते हो या एप्लीकेशन सीखते हो या अलग बहुत सारी चीजें सीखते हो, तो उसका डायरेक्टली एप्लीकेशन जिस ब्रांचेस में होता है उस ब्रांचेस को कहा जाता है ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी. ओके, इज दैट क्लियर? सो आपका ये जो चैप्टर है वो अप्लाइड बायोलॉजी में आता है. इसमें अगर आप देखते हो बुक में तो आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स दिखेंगे. ठीक है, सो बैगिंग, टैगिंग, इमैस्कुलेशंस. ठीक है, उसके बाद बहुत सारे वहाँ पे हाइब्रिड्स कैसे बनते हैं और फूड प्रोडक्शन जो है वो आपको एनहांस कैसे करना है. तो इसकी टेक्निक्स आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी. उसके ही साथ आपको एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेक्निक सीखनी है इस लेक्चर में, जिसका नाम है टिश्यू कल्चर. ठीक है, अगर आपने बॉटनी में करियर करना चाहते हैं आप लोग, तो आपको वहाँ पे टिश्यू कल्चर अलग से सीखने को मिलता है. और अगर आपने एमएससी टिश्यू कल्चर टेक्निक्स में किया तो आपकी खुद की आप क्या कर सकते हो, एक टिश्यू कल्चर की लैब एस्टैब्लिश कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज द वन मोर करियर ऑप्शन यू कैन थिंक ऑफ. ओके, सो हम ये स्टार्ट करते हैं. तो पूरा का पूरा अप्लाइड पार्ट है एंड आई एम श्योर यू डेफिनेटली लव दिस पार्ट. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. Okay, your first question. Yes, the technique of obtaining a large number of plantlets by using tissue culture method is known as organ culture, micropropagation, plantlet culture या micropropagation. So, uh, before we see the answer of this question, हमें कुछ terms पता होने चाहिए. ठीक है, तो देखो क्या टर्म्स आपको पता होने चाहिए. एक तो होता है माइक्रो प्रोपोगेशन एंड मैक्रो प्रोपोगेशन. तो ये क्या है, माइक्रो प्रोपोगेशन एंड मैक्रो प्रोपोगेशन एग्जैक्टली क्या है. ठीक है, तो माइक्रो प्रोपोगेशन किसे कहते हैं आप, इसे किसे कहते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक. ओके, बाय विच a large number of plant propagules okay are produced. ठीक है, क्या होता है इसमें कि एक छोटा सा जो पार्ट होता है प्लांट का, दैट is used as a precursor for the propagation of large number of plantlets, or you can say plant progeny. ठीक है, तो इसे कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन. तो एक्चुअली दिस इज नथिंग बट योर आंसर. टिश्यू कल्चर सिस्टम जो है वो जब प्लांट्स में यूज की जाती है तो आप उसे कहेंगे माइक्रो प्रोपोगेशन. ठीक है, पर क्या क्या बात होती है कि सेम काइंड ऑफ टेक्निक बाय यूजिंग डिफरेंट ऑपरेशंस वी कैन फॉलो इन केस ऑफ एनिमल्स. ठीक है, सेल कल्चर आपको पता है, तो वहां पे जब सेल्स का कल्चरिंग होता है तो इन दैट प्रोसेस सम काइंड ऑफ ऑर्गन कल्चरिंग इज आल्सो इन्वॉल्व्ड. ठीक है, सो प्लांटलेट कल्चर ऐसी कोई तो टर्म है नहीं, तो प्लांटलेट कल्चर आप नहीं कह सकते. मैक्रो प्रोपोगेशन ये टेक्निक एग्जिस्ट करती है. आप आपके घर में जब कुछ लगाते हो, कुछ एक प्लांटलेट लगाते हो बाय द यूज ऑफ सम स्टेम सॉरी और सीड्स, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैक्रो प्रोपोगेशन. ओके, इज दिस क्लियर? सो टिश्यू कल्चर इज एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस. ठीक है, तो आपको बेसिकली माइक्रो प्रोपोगेशन एंड मैक्रो प्रोपोगेशन का जो डिफरेंस है वो समझ में आया है क्या, कि माइक्रो प्रोपोगेशन इज अ टिश्यू कल्चर सिस्टम इन विच अपाइकल मेरिस्टम इज यूज्ड एज योर एक्सप्लांट. ठीक है, तो उसमें पूरी की पूरी जो प्लांटलेट्स की ग्रोथ होती है ना वो कैसी होती है, वो कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस में होती है. वेयर एज मैक्रो प्रोपोगेशन में नॉट नेसेसरीली यू प्रोवाइड कंट्रोल्ड एंड मेंटेन्ड एनवायरमेंट टू योर ग्रोइंग प्लांट. ठीक है, आया समझ में क्या बेसिकली डिफरेंस होते हैं दोनों सिस्टम्स में. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Viral disease free plants are obtained through
which type of culture? So anther culture, shoot मेरिस्टेम culture, ovary culture and leaf cell culture. So किस type के culture से आप disease free plant obtain कर सकते हो? तो so it is nothing but tissue culture, that is shoot मेरिस्टेम culture. ठीक है. तो जब आपने अगर एक कोई तो प्लांट है उसका आपको टिश्यू कल्चर करना है और उसके लिए आपने क्या किया, एक उसका शूट अपाइकल मेरिस्टेम सिलेक्ट किया, तो आप क्या कर सकते हो उससे कि आप उसके पूरे के पूरे ग्रोथ कंडीशंस जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हो. एंड बाय द यूज ऑफ रिकॉम्बिनेशनल डीएनए टेक्नोलॉजी, okay, rDNA technology, you can introduce some kind of manipulations in that genome. Okay, so for example beating bacillus thuringiensis, you know, so you can induce or you can insert um, bacillus thuringiensis endotoxin in that meristem, so that whole your cell line or whole your plantlet line will be grow will be grown as the insect resistant plants. ठीक है, आया समझ में. So viral disease free plants are can be obtained by the use of shoot meristem culture, that is nothing but your tissue culture. Okay, आया समझ में. Now next question. Next question. Breeding of crops to increase the level of essential nutrients is called as. So क्या प्रोसेस है जिसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल है जो हर एक प्लांट में नेचुरली प्रेजेंट होता है, पर कभी कभी क्या होता है, इसकी नीड क्या है वो सबसे पहले बताती हूँ कि एग्जैक्टली नीड क्या है इसकी. क्या बात होती है, आपको ये भी पता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो डिसीज्ड क्यों होते हैं. You can say 50% of people are diseased or they are sick because of the lack of essential nutrients. They lack some kind of vitamins, some kind of you can say minerals, some kind of nutrition. ठीक है, so उनको ट्रीटमेंट की क्या जरूरत होती है, क्या जरूरी होता है उनके लिए सिर्फ कि वो उनको वो जो सप्लीमेंट है वो मिल जाए. ओके, दैट दी ओनली दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर देम. तो उनको आप अलग अलग मेडिसिन दोगे तो उसका क्या ये नहीं होगा, मतलब क्या हो सकता है उसका यूज नहीं होगा. उनका सिर्फ आपको क्या करना है, तो न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ाना है. ठीक है, सो this purpose can be served by the process of biofortification. ठीक है, तो exactly उसका mechanism बताती हूँ मैं आपको कैसे वो बनता है. कि बायोफोर्टिफिकेशन का डेफिनेशन ही क्या है, देखिए कि बायोफोर्टिफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस टू इंक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी एंड द concentration of nutrients in crops through both conventional plant breeding and recombinant DNA technology. So what is this recombinant technology? We will see in our further chapter. Okay, there is one chapter in your book, so by that time we'll see what is the meaning of recombinant DNA technology. ठीक है, पर वो जेनेटिक्स की टेक्निक है, इतना आप ध्यान में रखें. ओके, तो बायोफोर्टिफिकेशन क्या करता है एग्जैक्टली, कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ाता है न्यूट्रिएंट्स का, नो डाउट, बट it also increases the bioavailability of the nutrients in crop. So what is this bioavailability? ठीक है, मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि ये बायो अवेलेबिलिटी एग्जैक्टली होती क्या है. देखो क्या होता है, आप एक कौन सी तो टैबलेट कंज्यूम करते हो, आप इल हो, ठीक है, आप सिक हो और आप क्या करते हो, एक टैबलेट कंज्यूम करते हो. पर वो टैबलेट जब आप कंज्यूम करते हो तो उस टैबलेट को उसके टारगेट तक पहुंचाने जब वो पहुंचे तब बॉडी के बहुत सारे प्रोसेसेस भी होते हैं ना. बॉडी का जो एक्सट्रीम एसिडिक जूस है, दैट इज HCl प्रेजेंट इन योर गट, ठीक है, और योर स्टमक. एंड देयर आर वेरियस जूसेस आल्सो, पैनक्रियाटिक जूस होता है, ये जूस वो जूस, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इतने सारे सारे प्रेजेंट होते हैं बॉडी में आपके. तो आपने कभी सोचा है क्या कि आप जो टैबलेट कंज्यूम करते हो वो डिग्रेड नहीं होती क्या? ओके, आपके बॉडी में वो डिग्रेड नहीं हो जाती क्या? तो क्या होता है कि एक्चुअली ये होता है कि आपके टैबलेट का जो कुछ भी कंटेंट है ना, तो वो एक्चुअल टारगेट तक जब पहुंचे पहुंचे तब तक उसका कंटेंट बहुत लो हो जाता है. सो दैट इज द एक्चुअल कंटेंट अवेलेबल फॉर योर बॉडी. ठीक है, सो दैट कंटेंट इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टैबलेट.
ठीक है। अगर आपके बॉडी में कोई भी कंपोनेंट है वो 100 यूनिट्स में है, तो एक्चुअल टारगेट तक वो जाता है ओनली यू कैन से 10 और 15% और 10 और 15 यूनिट्स। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स ध्यान में लेते हुए आपके जो मेडिसिन है वो तैयार किए जाते हैं। ओके, सो सेम इज द केस ऑफ योर फूड। ओके, एक्चुअल आपके बॉडी को जो न्यूट्रिएंट मिलता है वो कहाँ जाता है, बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट। सो by the process of biofortification you increase that bioavailability of your nutrients. Okay, आया समझ में बायोफोर्टिफिकेशन क्या एग्जैक्टली यू कैन से मेथड है। ठीक है। Now there is one another technique which is mentioned in your second option. So that is not your answer, but definitely we'll see what's the meaning of biomagnification. Okay. So biomagnification is also known as bioamplification in your common tongue. Okay. So it is any concentration of a toxin such as pesticide in the tissues of tolerant organisms at successively higher levels in a food chain. ठीक है। तो अगर आपके पास एक फूड चेन है, आपके पास एक फील्ड है, क्रॉप फील्ड है, तो उसमें आपने डीडीटी का यूज किया है। ओके, तो एक पर्टिकुलर लेवल, पर्टिकुलरली हायर लेवल एक्यूमुलेशन की है, उस डीडीटी के एक्यूमुलेशन की है। सो डीडीटी क्या है, टॉक्सिन है। तो एक लेवल अचीव की है, तो सबसे पहले तो प्लांट्स ने की है, फिर उसके बाद जो कुछ भी इंसेक्ट्स है उन्होंने की है, फिर हमने ह्यूमन बीइंग्स ने की है। सो दैट लेवल and process of accumulation of toxin into the individuals, into the body of individuals of that particular food system is known as nothing but biomagnification. आया समझ में biomagnification क्या होता है? So it is the accumulation of toxin. ठीक है। Then bioinformatics and biotechnology are the branches of biology. Okay. तो इसमें क्या होता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, when you use the computer tools for the experiments of biology, that branch is known as bioinformatics. ठीक है। तो एक मैं एग्जांपल दे सकती हूँ आपको कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है। आपको जीनोम प्रोजेक्ट्स पता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यीस्ट जीनोम प्रोजेक्ट, व्हीट जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है। देन ड्रोसोफिला जीनोम प्रोजेक्ट, ये सब आपको पता है। तो अगर आपने नेट पे सर्च किया तो उसका एक डाटाबेस मेंटेन्ड है। ठीक है। सो डीएनए क्यूरिंग वगैरह ये जो सारे टाइप्स है ना, वो आप एनोटेशन, जीन एनोटेशन इसे कहते हैं। तो वो सारे आप बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर यू कैन डू दैट। सो वी आर यूजिंग कंप्यूटर टूल्स और वी आर यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर द sake of biological purposes. ठीक है। So that when these processes are done in a particular branch, that branch is known as bioinformatics. So this is the another branch you can think of to develop your career. ठीक है। Biotechnology, so this is the another branch of biology. In this applied techniques are focused. ठीक है। तो टिश्यू कल्चर ये बायोटेक्नोलॉजी में आता है। सो डेवलपमेंट ऑफ वाइनरी प्रोजेक्ट्स वो बायोटेक्नोलॉजी में आता है। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट्स वो बायोटेक्नोलॉजी में आता है। ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी। ठीक है। आया समझ में? सो सीवेज वाटर सिस्टम का प्लांट अगर आपको तैयार करना है तो ये आप सब बायोटेक्नोलॉजी में आ सकता है। आया समझ में? सो आंसर ऑफ योर पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बायो फोर्टिफिकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The species of saccharum, that is sugarcane, originally grown in North India is. So sugarcane की original कौन सी species है जो North India में grow की जाती है, तो वो है एस बारबेरी। ठीक है। तो ये आपको समझना है। So why this is important? Why we need to understand which is particularly important plant in particular type, particular region of our country, because that regional crop has specific characters present in that. Okay, तो वो characters क्या होते हैं? So that can be insect resistance,
or you can say yes, disease resistant plant they can be, or growth उनकी fast हो सकती है. So when you understand and you encounter a specific special character in the regional plant, so you can study that particular character, you can isolate the genes encoding for that character, and you can introduce those genes in the other plants too. Okay, so this is nothing but the recombinant DNA technology. आया समझ में? So for that purpose, you should know first what are the special characters present in the special regional crops. Okay, so for this you should know which are the special, or you can say characteristic plants grown in the specific region of your country. So the species of saccharum, that is sugarcane, originally grown in North India is S. barbarii. This is the species grown in the North India. Okay. Now next question. Inbreeding is carried out in animal husbandry because it increases vigor, improves the breed, increases heterozygosity, and increases homozygosity. So what is the basic reason why this inbreeding is carried out in the um, animal husbandry? Okay, so first of all we should know what is inbreeding. Okay, so inbreeding is mating of organisms closely related by ancestry. Okay, so you can say they could be F1 generation, similar F1 generations. Okay, तो एक ही पेरेंट के जो दो ऑफस्प्रिंग्स है, और यू कैन से दो प्रोजेनी है, तो वो आप उनमें मीटिंग कर सकते हो. ठीक है, सो ये क्यों किया जाता है? सो व्हाट इज द रीजन? सो रीजन इज increases homozygosity. Means you'll know कि that character is pure. Okay, so that character is pure for their expression. ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ना मेंडेलियन जेनेटिक्स का, तो वो आपको थोड़ा सा याद करना होगा कि for the production of the you can say desired character, you should first know कि वो जो आपका कैरेक्टर है दैट इज प्योर फॉर इट्स एक्सप्रेशन. ठीक है, तो अगर आपको आपका प्लांट टॉल है तो वो प्योर होना चाहिए, हेटेरोजाइगस नहीं होना चाहिए. वो मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा नहीं होना चाहिए, कैपिटल टी होना चाहिए. ओके, तो अगर आप इनब्रीडिंग करते हो, मतलब मेटिंग इन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स अगर ये करते हो, तो क्या होता है, आपकी जो होमोजाइगोसिटी है ना वो इंक्रीज होती है. ओके, तो ये जो अनदर कैरेक्टर्स है वो नहीं होते. और एक बात कि अगर आपके क्लोजली रिलेटेड जो इंडिविजुअल्स है वो अगर डिसीज फ्री है, तो क्या होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग डिसीज जीन, or you can say mutations, it gets load. Okay, so इसलिए इनब्रीडिंग कभी कभी टिश्यू कल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. आया समझ में? सो नेक्स्ट क्वेश्चन. A group of animals which are related by descent and share many similarities are referred to as, okay, क्या कहते हैं उनको? Breed. Okay, they are called as breed. ठीक है, so these are the some questions related to your that chapter animal husbandry too. Okay, ठीक है, so make the use of these questions also for understanding that chapter also. Okay, so closely related जो एनिमल्स होते हैं उनको आप क्या कहते हैं? ब्रीड कहते हैं. सो कंसिडर दैट एग्जाम्पल, आपके पास जर्मन शेफर्ड डॉग है. ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि ये जर्मन शेफर्ड डॉग की ब्रीड है. ठीक है, सो आपके पास जो एनिमल आया है, सो दैट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू योर you can say that particular species. Okay, and they share common characters also. Okay, and they share many similarities. Now next question. The biggest constant of plant breeding is, so what is the biggest constant? Availability of desirable gene in the crop and its wild relatives, infrastructure, trained manpower, and transfer of genes from
unrelated sources. So answer is availability of desirable genes in the crop and its wild relatives. ठीक है, तो आपको आपको डिक्शनरी मीनिंग पता होगा इस वर्ड का कि कंस्टेंट किसे कहते हैं आप. सो किसे कहते हैं आप कंस्टेंट. तो कंस्टेंट इज द you can say requirement. Okay, requirement or you can say need of that particular uh, और यू कैन से इट इज द लिमिट. ठीक है, नीड भी नहीं कहेंगे आप उसे, आप कह सकते हैं उसका लिमिट. तो प्लांट ब्रीडिंग का लिमिट क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायरेबल जीन इन द क्रॉप एंड इट्स वाइल्ड रिलेटिव्स. ठीक है, तो क्या होता है कि वो जो क्रॉप में जीन होता है वो, कि अगर आपने देखा कि एक जो पर्टिकुलर शुगर केन है तो वो बाकी के शुगर केन से कंपैरेटिवली लेस ससेप्टेबल है डिसीजेस को. ओके, या अगर आपने देखा तो आप कैसे वो जीन इंट्रोड्यूस करेंगे दूसरे शुगर केन में. तो वो जो डिजायरेबल जीन है उसके लिए तो वो उस क्रॉप में प्रेजेंट होता है. ओके, बैक्टीरिया में केस इजी होती है क्योंकि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, सो यू कैन आइसोलेट दैट प्लाज्मिड वेरी इजीली. बट इन केस ऑफ प्लांट्स हाउ यू कैन डू दैट. सो आपके उसके लिए आपको बहुत सारा ये करना पड़ता है, मतलब बहुत सारा प्रोग्राम करना पड़ता है उसके लिए. सो दिस इज द बिगेस्ट लिमिट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग कि आपको जीन आइसोलेशन के लिए, जीन एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. ओके, आया समझ में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes. Which one of the following combination would a sugarcane farmer look for in the sugarcane crop? ठीक है, तो क्या देखेगा वो कि उसके शुगरकेन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. सो थिक स्टेम, लॉन्ग इंटरनोड्स, हाई शुगर कंटेंट एंड डिक्रीज disease resistant. Okay, then thick stem, high sugar content, profuse flowering. Okay, then thick stem, short internodes, high sugar content and disease resistant, and thick stem, low sugar content and disease resistant. So think over this. क्या होना चाहिए इसका correct combination? Just think for 30 seconds. Yes, what could be the answer? Yes, so answer is A. So that sugarcane should be having thick stem. Okay, long internodes. उसके जो इंटरनोड्स होते हैं वो आप देखते हैं शुगर केन, आपने देखा होगा तो वो ऐसे बार्स प्रेजेंट होते हैं उसके बॉडी पे, यू कैन से सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो उसका डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. ओके, बिकॉज दैट पार्ट उसका जो पार्ट होता है ना वो इंटरनोड्स वाला, वो स्वीट नहीं होता है और वो उसका आपको यूज नहीं है. तो अगर आपके लिए अवेलेबल एरिया ज्यादा होना चाहिए इसलिए लॉन्ग इंटरनोड्स, हाई शुगर कंटेंट. ओके, एंड इट शुड बी डिसीज रेजिस्टेंट. ठीक है, आया समझ में. तो शॉर्ट इंटरनोड्स नहीं चाहिए होते फार्मर्स को, उनको क्या पता, उनको क्या लगते हैं, तो उनको लॉन्ग इंटरनोड्स लगते हैं. ओके, आया समझ में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, a collection of all the alleles of all the genes of a crop plant is known as. Read the question again. A collection of all the alleles of all the genes of a crop plant is called as. तो सारे के सारे alleles का collection जब हम करते हैं for all the genes, so that process is known as germplasm collection. So क्या कहते हैं हम उसे, germplasm collection. Okay, now next question. Which one of the following is a marine fish? So rohu, hilsa, catla and common carp. So कौन सा fish marine होता है. So in this chapter there are many mixed questions. Okay, animal husbandry के भी कुछ questions इसमें mixed है. आया समझ में. तो हम क्या करेंगे, हम उस टाइम भी क्वेश्चंस देखेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के भी क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं. ओके, सो विच इज द मराइन फिश. सो
Hilsa is the marine fish. Okay, so there are two types of fish, you know, freshwater fish and marine fish. So Hilsa is the marine fish. Next question. Dash is a breed of cattle. So breed, cattle की breed कौन सी है इनमें से? So Jersey is the breed of cattle and we consider that breed as foreign breed. Okay. So आपकी हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंडियन ब्रीड कौन से होते हैं, फॉरेन ब्रीड कौन से होते हैं. Okay. So Jersey is a breed of cattle. Next. गोबर गैस प्लांट्स यूज डैश बैक्टीरिया. सो गोबर गैस प्लांट्स में कौन से बैक्टीरिया होते हैं? तो वी ऑल नो दोज आर मिथानोजेनिक बैक्टीरिया. ठीक है, हमें अच्छी तरह से पता है कौन से वो प्रेजेंट होते हैं. मिथानोजेनिक बैक्टीरिया, दैट मींस दोज बैक्टीरिया व्हिच कैन सिंथेसाइज मीथेन. ओके. नेक्स्ट. ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज लेड बाय. सो ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने शुरू किया? तो नॉर्मन बोरलॉग वाज द साइंटिस्ट हु लेड ग्रीन रिवॉल्यूशन. ठीक है, सो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए बिकॉज होल यूनिवर्स वर सफरिंग, whole universe was suffering the problem of food scarcity in the particular era, or you can say in the particular age. ठीक है, तो green revolution, there were many you can say goals and achievements for that program. ठीक है, तो use of organic, use of fertilizers, then use of use of disease free variants of the plants. So these are the various mottos or goals set up by this revolution. ठीक है, तो ये क्या हुआ कि एक immediate हमारा क्या तैयार हुआ कि एक जो ब्लैंक थी, एक पूरी की पूरी ब्लैंक तैयार हुई थी, तो वो हमने क्या की, तो हमने वो फिलअप कर दी. ठीक है, सो ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज मेनी advantages also, but there are some disadvantages too, because of this green revolution the use of chemical fertilizers, so that use had become very vigorously. ठीक है, तो वो उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट था. सो DDT, सो द यूज ऑफ DDT बहुत हुआ था उस टाइम, तो उसके साइड इफेक्ट्स तब नहीं दिखाई दिए, पर वो उसके कुछ सालों बाद दिखाई दिए कि क्या एग्जैक्टली क्या कर रहे थे हम लोग. ठीक है, so there are many advantages, there are many disadvantages too. ठीक है, so but the green revolution was the historical program and that program was led by Norman Borlaug. Okay. Next question. The process of protoplast isolation was first carried out by. So ये protoplast isolation सबसे पहले किसने किया? So that man was Klerker. Okay, just try to keep this in mind, the name of the scientist. Okay, so सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन होता क्या है. सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है. ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या नेसेसरी है कि जो कुछ भी वर्ड्स आपके सामने आते हैं ना, उसके मीनिंग आपको पता होने चाहिए. वैसे भी आपके हाथ में मोबाइल होता है, तो आप हमेशा ये सिंपल टर्म्स या सिंपल जो यस ये जो ये है टर्म्स है, तो वो आपको पता होने चाहिए. ठीक है, सो प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? It is the colorless material comprising the living part of a cell, including the cytoplasm, nucleus and other organelles. तो जो कुछ भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना सेल में, तो उसे आप क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, तो आइसोलेशन ऑफ दैट प्रोटोप्लास्ट, so that was done, that was you can say laid out by this scientist, that is Klerker. ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट में प्रोटोप्लास्ट सेल आप किसे कहेंगे? सबसे पहले तो कि जिसको सेल वॉल नहीं है, इस ऐसे सेल को आप क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं सबसे पहले? तो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन इजी है या सेल वॉल रिमूवल इजी है?
ठीक है, तो सेल वॉल रिमूव करते हैं उसमें सबसे पहले, एंड वेरी सिंपल टेक्निक्स आर कैरिड आउट फॉर दैट. सो दैट इज डन बाय यूजुअली डाइजेशन with particular enzymes. Okay, so sometimes detergents are also used, but for the digestion, or you can say lysis of the cell wall, some kind of enzymes should be used. ठीक है, एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है उसके लिए, तो ऐसे एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, एंड प्रोटोप्लास्ट क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. कास्ट नेट्स आर डिजाइन्ड टू कैच. So all of the above, all types of fishes can be caught by the use of cast nets. Yes, so dash is the result of an artificial hybridization between radish and cabbage. Okay, so hybridization processes. So आपको ये पता है कि टोमेटो और पोटैटो का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, तो वैसे ये कैबेज और रेडिश का क्या किया है, हाइब्रिडाइजेशन किया है. सो उसके स्पीशीज को क्या कहते हैं? So that species is Raphanobrassica. Okay, Raphanobrassica, and this is the combinational name of the both of these species. ठीक है, उनके जो साइंटिफिक नेम है ना, उसका वो कॉम्बिनेशन है. ठीक है, so Raphanobrassica is the result of an artificial hybridization between radish and cabbage. You can see कि वो actually कैसा दिखता है. ठीक है, सो आप वो गूगल कर सकते हो उसका पिक्चर कि कैसा वो एग्जैक्टली दिखता है. सो दैट इज डन, दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डन टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम न्यूट्रिशनल फूड प्रोडक्ट. ठीक है, आया समझ में, इसलिए ये तैयार किया जाता है. समटाइम्स द aim for the production of hybridized product can be the disease resistant or disease supplemented product. okay, कि क्या होता है कि कैंसर के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं तो वो बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत हेक्टिक होते हैं, और उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है. और एक नेचुरल इम्यूनिटी देने के लिए उन पेशेंट्स को ऐसे हाइब्रिडाइज प्रोडक्ट दिए जाते हैं, सो दैट they will develop their immunity by the consumption of nutritional foods. ठीक है, they need extra nutritional food. okay, because their immunity जो होती है वो बहुत ही low level पे होती है. so for that purpose they need extra very high nutritional food, and this need can be uh, fulfilled by the use of hybridized food products. okay, चलो next question. बायोएनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. सो बायोएनर्जी कैसे मिलती है? सो बाय द यूज ऑफ बायोमास. यू नो कि एक पर्टिकुलर बायोमास जब हम तैयार आपके पास होता है, सो यू विल गेट some kind of bioenergy. okay, next. Hypophysis is a technique primarily used in. so ये hypophysis कब कहाँ यूज किया जाता है? so that is used in fisheries. so when we'll see the your chapter of animal husbandry, then we will discuss this in detail. okay, next. Dash was given to cows for increasing the milk yield before being banned in 1979. so hormonal treatment दी जाती थी cows को. so diethyl stilbestrol was the, you can say, enzyme or hormone, which is a sex hormone, and that was given to cows for increasing the milk. so मिल्क कब जनरेट होता है? हमने रिप्रोडक्शन देखा है. सो मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव कब होती है और मिल्क का प्रोडक्शन कब होता है? जब उसके बेबी की बर्थ होती है. सो दैट सिग्नल is responsible, so that signal is very necessary for the production of milk, and this hormone or this enzyme artificially gives that signal in the body. ओके, और वो बाद में 1979 में बैन हुआ, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट द एथिक्स, एनिमल एथिक्स. सो उसके वो अगेंस्ट था, इसलिए वो क्या किया गया, बैन किया गया. पर उसका यूज बहुत हुआ है, बहुत. ओके,
और उसके साइड इफेक्ट्स भी दिखने को मिले कि क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और वो साइड इफेक्ट्स वी आर सफरिंग राइट नाउ आल्सो. ओके, so early age puberty is the main and very important side effect we are suffering from. Okay, next, feedstock for biodiesel can primarily be obtained from, so biodiesel production के लिए जो primary feedstock होता है वो जट्रोपा जो आपका फ्लावर होता है उससे वो मिलता है. तो दिस इज वेरी वेल नोन एंड सबको पता है कि जट्रोपा इज यूज्ड फॉर द production of biodiesel. Okay, next, 21st question. Dash is an instrument that helps to achieve specific temperature and pressure for scientific or medical and industrial applications. Okay, so let me tell you one thing कि टिश्यू कल्चर जब आप करते हो ना तो उसके लिए आपको एक्सट्रीम लेवल की आपको स्टेरिलिटी मेंटेन करनी पड़ती है. तो आपने कभी टिश्यू कल्चर की लैब देखी है तो उसमें क्या होता है कि आपको आपके जो कपड़े हैं ना, आपने जो क्लोथ्स पहने हैं वो भी नहीं चलते वहां पे. आपको क्या करना पड़ता है कि उनके 3 स्टेजेस की रूम्स रहती है. ओके, तो फर्स्ट रूम जब आपको अगर लैब में काम करना पड़ता है काम करना है तो आप क्या करते हो, आप जैसे कि फर्स्ट रूम में एंटर करते हो तो अंदर का जो स्विच है वो बाहर होता है पूरा. तो आप वहां पे यूवी लाइट ऑन करते हो पहले बाहर से. ठीक है, तो एंड यू एक्सपोज द होल लैब टू द यूवी रेडिएशन फॉर 20 to 25 minutes. ठीक है, तब तक आपको यहाँ पे तैयारी करनी पड़ती है. आपको वॉश लेना पड़ता है, आपको स्टीम बाथ लेना पड़ता है, आपको पूरी तरह से एक एरेटेड रूम होती है तो पूरी तरह से ऊपर से नीचे आपको ऐसा एयर आपके ऊपर से पास की जाती है. ठीक है, उसके बाद आपको आपके तो क्लोथ्स वहां पे अलाउड ही नहीं होते, स्पेशलाइज्ड क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं. दैट दोज क्लोथ्स आर मीन टू बी यूज्ड फॉर ओनली लैब पर्पस. उसके ऊपर से एप्रन पहनना होता है आपको, ग्लोव्स, फिर फुटवेयर्स, फिर आपका हेड कवर होता है पूरा. ये पूरा का पूरा ऐसा पैक होना पड़ता है आपको. एंड फिर आपको वो फिर से एरेटेड करते हैं, आपको फिर से जो एयर होती है ना वो आपके ऊपर से पास की जाती है. एंड फिर जो आपने वहां पे यूवी लाइट ऑन किया था वो आप ऑफ करते हो एंड देन यू विल एंटर इन दैट laboratory. So this is the whole three stage processing used uh, for the sake of maintaining sterility. क्योंकि क्या होता है कि वहां पे शूट मेरिस्टेम्स वगैरह यूज किए जाते हैं एज एन एक्सप्लांट. ठीक है, तो दैट plant or that preparation is very much sensitive or you can say susceptible for the infection. So वहां पे फैंस भी नहीं होते हैं. ठीक है, या अब हमारे घर में जैसे फैंस होते हैं ना वैसे फैंस नहीं होते हैं. वहां पे वेंटिलेशन भी नहीं होता है लैब में. ठीक है, तो इतना वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ते हैं. ठीक है, सो और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आप यूज करते हो, नाइव्स अलग अलग टाइप्स के यूज करते हो फॉर द ग्राफ्टिंग पर्पस. ठीक है, तो वो सबको बार बार स्टेरिलाइज करना पड़ता है, मतलब बिफोर द यूज एंड आफ्टर द यूज ऑल्सो. ये मैंने जो प्रोसेस बताई ना आपको, ये आपको लैब में एंटर करने वक्त भी फॉलो करने पड़ते हैं एंड एग्जिट के वक्त भी फॉलो करने पड़ते हैं. ओके, सो autoclaves are the specific instruments which are used for the process of achieving specific temperature and pressure for the sterilization. So ये autoclaves हमने बहुत बार ऑपरेट किया है. there are very different types in autoclaving also, पर हम हमेशा ये ऑटोक्लेव यूज करते थे. तो अगर आपको उसके पीछे का जो प्रिंसिपल है ये अगर आपको समझना है सो मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगी कि वो ऑटोक्लेव कैसे हैंडल करते हैं. सो बायोलॉजी में किसी भी ब्रांच में अगर आपने करियर किया तो ये ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट आपको कभी ना कभी तो हैंडल करना ही पड़ेगा. आया समझ में? तो ये इंस्ट्रूमेंट आएगा ही आपको कभी ना कभी. सो दैट इज
यू कैन से अ लार्ज कुकर, तो उसके ऊपर एक प्रेशर गॉज भी होता है और टेम्परेचर का भी आपको एक हैंडल करना पड़ता है. सो व्हाट इज द ऑटोक्लेविंग प्रेशर एंड टेम्परेचर? Let me tell you this and keep this in your mind always. So autoclaving temperature is 121 degrees centigrade. So that see the temperature, this is above the boiling point of your water. Okay, so 121 degrees centigrade is the autoclaving temperature and 15 pounds is the autoclaving pressure. Okay, so आपके लिए आप और आपको जब ये प्रेशर आता है तब आपको टाइमिंग भी होता है, उसका एक स्पेसिफिक टाइमिंग भी होता है. सो यू हैव टू एक्सपोज योर ऑल मटेरियल्स, योर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स to that temperature and that pressure for 20 minutes. Okay, so whole autoclaving process takes near about 1 hour or 1 hour and 15 minutes. इतना टाइम लगता है autoclaving प्रोसीजर को. ठीक है, तो वो टेम्परेचर तो आता है पर प्रेशर आने के लिए उसको टाइम लगता है, और जब वो प्रेशर आता है तब आपको उस प्रेशर को वो 20 मिनट्स के लिए एक्सपोज करना होता है. सो दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ ऑटोक्लेविंग. वेरी स्किलफुल प्रोसेस, सबको नहीं वो आता. ठीक है, उसके लिए स्किल्स लगते हैं एंड दोज स्किल्स यू विल अचीव बाय द प्रैक्टिसिंग. ओके, सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है. सो ये वर्टिकल ऑटोक्लेव का इजी होता है, पर when the thing comes about the horizontal autoclave, so that is another different and very difficult process. ठीक है, तो वो मैंने खुद कभी किया नहीं है हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेविंग. मैंने अभी तक हमेशा वर्टिकल ऑटोक्लेविंग ही किया है. ठीक है, पर आई कैन टेल यू अबाउट दैट प्रोसेस आल्सो. सो उसके डीप पे जाने की जरूरत नहीं है, पर ये होता है ऑटोक्लेविंग जो होता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होता है और पूरा आपको उस टाइम पे अलर्ट रहना पड़ता है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. which of the following are classified as a benthopelagic fish? Okay, so this question is again related to your animal husbandry. कोई बात नहीं, आप ये भी ध्यान में अभी रख के रखिए, तो हम वो सीखने वाले हैं. सो benthopelagic fish, so what's the answer? you know benthopelagic era है, तो स्टागाजर इज द फिश. ओके, तो उसका इसके डिटेल में हम बाद में बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री में, जब आप हम बातें करेंगे तब. ओके, नेक्स्ट. क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स इज कॉल्ड एज. सो अलग अलग ब्रीड्स में जब क्रॉसिंग होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इट इज कॉल्ड एज आउट क्रॉसिंग. ठीक है, जब सेम ब्रीड्स में रिलेटेड इंडिविजुअल्स में, एक ही ब्रीड के इंडिविजुअल्स में जब क्रॉसिंग होता है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग. यू नो दैट वेरी वेल. ओके, सो inbreeding and outbreeding. So inbreeding is the mating, or you can say crossing between closely related individuals, preferably the you can say sisters. Okay, so उसमें क्रॉसिंग जब होता है तो एक ही पेरेंट के जो ऑफस्प्रिंग्स या प्रोजिनी होती है उनमें जो क्रॉसिंग होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग. एंड entirely different breed is called as outcrossing. तो आपको ये पता है कि ये डॉग्स के रिलेटेड जो बातें होती है उसमें आपको पता होगा कि दो अलग अलग वैरायटीज के डॉग्स का मीटिंग किया जाता है और उससे एक ब्रीड, अलग अलग ब्रीड्स बनती है. सो दैट ब्रीड हैज entirely different setup, entirely you can say different characteristics along with the characters of the parents. Okay, so this is the process where we select the only desirable genes, okay, or desirable characters. Okay, chalo next question. Dash is an example of an American breed of poultry. So Leghorn, Selmatl, Ogburger, and Manx Rumpi. So this is the again question related with your animal husbandry. So it is B, Solmatl. उसका pronunciation थोड़ा सा difficult है. Selmateller. Okay, it is the example of American breed of poultry. ठीक है. Now next,
creation of superior F1 hybrids is known as. Okay, so आपकी जो F1 हाइब्रिड है, F1 हाइब्रिड आप सबको पता है F1 का फुल फॉर्म का क्या है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ये उसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। सो उसका क्रिएशन आपको करना है, मतलब उसमें आपको सब 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 आपको डिजायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए, वो रेजिस्टेंट चाहिए अलग अलग इन्फेक्शंस को, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और वो हर तरह से परफेक्ट होनी चाहिए। सो व्हाट दिस इज, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सो उसको कहते हैं हेटेरोसिस। क्या कहते हैं उसे, हेटेरोसिस। इन विच इन दिस प्रोसेस यू ओनली फोकस ऑन दी you can say concentration or enhancement of the your hybrid, ठीक है। सबसे पहले तो वो हाइब्रिड होता है और उसमें वो सुपीरियर हाइब्रिड होता है, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पेरेंट्स में जब जो कुछ भी यू कैन से अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो नहीं इकट्ठा होने चाहिए ऑफस्प्रिंग में, उसके डिजायर्ड और उसके जो कुछ भी अच्छे अच्छे ये है ना कैरेक्टर्स है ना, वही सब उसमें आने चाहिए। ओके, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हेटेरोसिस। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, सो हमने इस सेशन में 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो विल सॉल्व नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल चैप्टर एक्चुअली, पर सिंपल चैप्टर्स पे ही ज्यादा से ज्यादा क्या आते हैं, तो ये आते हैं, डाउट्स आते हैं। ओके, सो yes, so we'll stop here and we'll continue our lectures. We'll continue the next 25 question in our next lecture. ठीक है, तो ये easy chapter है, ये मैं बता रही थी आपको। तो इसलिए इजी चैप्टर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि वो अप्लाइड पार्ट होता है, ठीक है। तो आपको ईच एंड एवरी प्रोसेस जो आपके बुक में मेंशन की है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, वो अपनी समझनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्टरलाइजेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, कैलस फॉर्मेशन एंड कल्चर वगैरह इसके बारे में ये जो डिस्कशन करना है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर, और एक इंट्रोडक्टरी हमने एक बैकग्राउंड क्रिएट किया है, डिटेल में हम उसके बारे में हमारे नेक्स्ट सेशन में, इस चैप्टर के नेक्स्ट सेशन में बोलेंगे। ओके, सो मेक योर नोट्स, prepare the prepare the tables accordingly, and if you have any doubt, any query, just let me know. Okay, और हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, so thank you so much and all the best.